नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनाव से। चुनाव चाहे पंचायत के हों, चुनाव चाहे उपचुनाव हों, निकाय चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, चुनाव होते हैं और हर एक चुनाव की अपनी अहमियत होती है। जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत बनाई। विधानसभा के चुनाव पिछले कुछ महीनों पहले हुए, चाहे गुजरात की बात कर लें या हिमाचल की बात कर लें, उन पर भी अपनी अपनी पार्टियों का अलग अलग दबदबा रहा। गुजरात में बीजेपी तो हिमाचल में कांग्रेस। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि क्या एक छोटे चुनाव से शुरुआत कर रहा है विपक्ष? क्या इन चुनावों में लगातार जिस तरह से जीत हो रही है, दिल्ली का मैं भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि दिल्ली मेन है, जो कि गढ़ है। जाहिर सी बात है कि भले ही केंद्र में सरकार बीजेपी की है और अगर दिल्ली में अगर सत्ता नहीं है या दिल्ली में अगर राज नहीं है तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल है। इसीलिए बीजेपी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखती नज़र आ रही है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका लगता है, बाकायदा नगर निगम के चुनाव यानी कि MCD चुनाव में भी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चुनावों में एक के बाद एक विपक्षी पार्टियां जीतती चली जा रही हैं। समाजवादी पार्टी यूपी निकाय चुनाव जीतती है, दिल्ली में लगातार बड़ी जीत हासिल आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी जीतते हैं, उसके बाद दिल्ली MCD में जीतकर पूरी तरह से बीजेपी का किला भेज देते हैं। लेकिन क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां जो 2024 से पहले एक हो रही हैं या धीरे धीरे जीतती चली जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि जनता ने धीरे धीरे बीजेपी से विश्वास खोना शुरू कर दिया है, या मोदी लहर खत्म हो रही है, या बीजेपी जो है वो जनता के बीच प्रभाव नहीं बना पा रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। जो मेरे साथ मेरे सहयोगी अभी बने हुए थे, इनसे फिर से सवाल जवाब होगा, और जो कि लगातार ये चर्चा भी कर रहे हैं। हम लगातार चुनावों को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, नेताओं को लेकर। मेरे साथ मेरे दोबारा सहयोगी ऋतिक मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत ऋतिक आपका। और चुनावों से पहले लगातार हम बीजेपी को देख रहे हैं, चाहे मैं निकाय चुनाव की बात कर लूँ, उपचुनाव की बात कर लूँ, लगातार हार है। विधानसभा चुनाव में हार है। गुजरात वो तो भाजपा का गढ़ है, वहाँ तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अन्य चुनाव की बात करें, दिल्ली से इनको सफाया कर दिया। आने वाली तस्वीर कैसी बीजेपी की है? मोदी लहर को हम क्या खत्म समझे, या वाकई बीजेपी जो है 2014 के वक्त में जो लहर चला करती थी वो सब अब कहीं ना कहीं जनता के आगे धराशाही हो गई है? लगातार आप रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं, लगातार आप खबरों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सरकार की अगर बात कर रहे हैं तो बीजेपी कम से कम 23 राज्यों में थी, 17 राज्यों में सिमट कर आ चुकी है। दूसरी बात अगर देखें, आपने तमाम राज्यों का जिक्र किया, गुजरात इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनका गढ़ है और वहाँ तो जीतना तय था। सबसे बड़ी बात क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं, तो हम लोग गुजरात की बात नहीं करेंगे। अगर हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, इसके बाद दिल्ली MCD देख लीजिए, पंजाब को आप देख लीजिए, मैनपुरी आप देख लीजिए, खतौली आप देख लीजिए। ये लेटेस्ट अपडेट है, ये यहाँ पर लेटेस्ट तरीके से हारे हैं, अभी हारे हैं। अगर पिछली बात कर लें तो लगातार मध्य प्रदेश को उपचुनावों में देखा गया। महाराष्ट्र की राजनीति आपने देखी, मध्य प्रदेश में हार गए थे, वहाँ पर जो है सरकार गिराकर सरकार बना दी गई। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था। तो अगर दो राज्यों को और जोड़ लिया जाए तो लगातार बीजेपी पार्टी का ग्राफ नीचे होता हुआ चला जा रहा है। तो आप ये देखिए, बीजेपी पार्टी की लगातार जो तानाशाही आ रही है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2014 के बाद द वायर लिखता है कि 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से देश में लगातार तानाशाही बढ़ रही है। अब मैं नहीं कहता हूँ, ये द वायर कह रहा है, द हिंदू कह रहा है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। आज मैं एक खबर कर रहा था ग्लोबल इंडेक्स को लेकर, तो देखिए ग्लोबल इंडेक्स को लेकर एक खबर सामने आई है कि जिस तरीके से आज भारत की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा अमीरों के पास है, और देखिए जो 50% हिस्सा की हम बात कर रहे हैं तो उस 50% में भारत की कुल संपत्ति का 1% लोग जो है उसमें भागीदारी निभाते हैं। मतलब देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, देश का अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कहाँ से बीजेपी पार्टी जीतेगी? अखिलेश मजबूत रहे तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, दिल्ली में जो है केजरीवाल मजबूत हो रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी को जमीनी स्तर के मुद्दों पर आना चाहिए। देखिए, गरीब मांगता क्या है? कपड़ा रोटी मकान। ना ही कपड़ा दे पा रहे हैं, ना रोटी दे पा रहे हैं, ना मकान दे पा रहे हैं। और आप ये देखिए ना, गरीब आज भी चिल्ला रहा है, गरीब आज भी रो रहा है। अच्छा, पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, और देखिए भारत में ऐसे बहुत सारे पूंजीपति हैं जिनका नाम अगर मैं बोलूं तो पहले नंबर पर गौतम अडानी आते हैं, रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है। अनिल अंबानी का एक वक्त में दौर था, फिलहाल अब नहीं है। ऐसे बहुत सारे पूंजीपति जो हम देख रहे हैं, उनका लगातार ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है। और ऋतिक ने खबर की है पूंजीपतियों को लेकर, लगातार पूंजीपति जो हैं वो बढ़ते चले गए, जिसे हम कहते हैं कि मोदी सरकार में अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। तो उन पूंजीपतियों
पूंजीपतियों का जो आप ब्यौरा बता रहे थे, एक छोटा सा उस पर मैं बात चाहूँगा कि आप अपनी रखें कि पूंजीपतियों में पहले दूसरे तीसरे पर कौन है और किस तरीके से लगातार देश के लिए ठीक नहीं है फिलहाल। पूंजीपतियों को सब जानते हैं, उसमें गौतम अडानी तमाम लोग उसमें शामिल हैं, अंबानी तमाम लोग शामिल हैं, लेकिन बड़ी बात है कि इन पर ईडीआई की रेड नहीं डल सकती, इन पर सीबीआई की रेड नहीं डल सकती है। रेड सिर्फ डलेगी सत्येंद्र जैन पर, रेड डलेगी मनीष सिसोदिया पर, रेड डलेगी ज़्यादा शिवपाल पर, रेड डलेगी अखिलेश यादव पर, क्योंकि अखिलेश यादव के पास आय से ज़्यादा संपत्ति है। आप देखिए यहाँ पर प्रतीक यादव के पास आय से ज़्यादा संपत्ति है, मतलब इनके पास संपत्ति है आय से ज़्यादा, और किसी के पास नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा कि एनडीटीवी का क्या हाल हुआ है। एनडीटीवी को किसने खरीद लिया आप जानते हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी को कितनी बार इनवाइट किया गया कि सर आइए आपका इंटरव्यू करना है। रवीश कुमार लगातार कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी रवीश कुमार वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन जल्दी आपको रवीश कुमार अब एनडीटीवी पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। और देखिए लगातार ऋतिक ने कई चीज़ों का जिक्र किया, मुझे ये बात याद आ जाती है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी का घोटाला होता है तो वहाँ सीबीआई ईडी नहीं पहुँचती है। स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी, जिनका गोवा में रेस्टोरेंट चल रहा था सिली एंड सॉल, वहाँ पर सीबीआई नहीं पहुँचती, लेकिन सत्येंद्र जैन का मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हो जाता है, क्योंकि सत्येंद्र जैन विपक्षी पार्टी के नेता हैं, स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान सत्ता पक्ष के नेता। तो ये खेल इन दिनों चल रहा है। आशिफ सर मेरे साथ मौजूद हैं, और आशिफ सर लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को जनता का जो समर्थन मिल रहा है, चाहे मैं दिल्ली की बात कर लूँ या मैं यूपी उपचुनाव की बात कर लूँ, तो जिस तरह से जनता भी लगातार अब वो मोदी लहर को ख़त्म करके बीजेपी जो एक वक्त में चला करता था वो सब खत्म करके मुद्दों पर ध्यान दे रही है, तो क्या यहाँ से एक नए बदलाव को देख रहे हैं? बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए 2014 के बाद से जो आंकड़े बीजेपी के केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में भी थे वो ख़त्म होता चला गया। आज आप देखें तो बहुत सारा ऐसा राज्य हैं जहां उनका सरकार है ही नहीं। जहां इस वक्त हमारा और आपकी वीडियो ये शूट हो रही है, यानी दिल्ली में भी उनकी सरकार नहीं है, पंजाब में उनकी सरकार नहीं है, यूपी में है, बिहार में भी उनकी सरकार, राजस्थान। और उसके बाद इस साइड में अगर आ जाते हैं जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ तो अच्छा मध्य प्रदेश में देखिए सरकार उनकी नहीं थी, पहले जो है वो कांग्रेस की ही सरकार थी, बाद में बनी, तो लगभग ग्राफ उनका ख़त्म हो ही गया। और राजस्थान तो आपने कहा ही है, तो ग्राफ तो गिरा है, ये सच्चाई है, जिसकी वजह से अब कहीं कहीं पे ज़बरदस्ती उन्होंने विधायकों को खरीद कर सरकार बनाया। और यही है क्योंकि सरकार लोगों ने देखा कि नहीं भाई जुमलेबाजी ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलेगी, क्योंकि युवा बेरोजगार रहे, महंगाई आसमान छू रही है, वहीं डिमोनेटाइजेशन से लोग परेशान हो गए, बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा, मतलब आंकड़ों की फहरिस्त बनी हुई है। भले ही मोदी सरकार नहीं मानती है, तो लाजमी है कि बदलाव तो आएंगे, और उस बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे होती जा रही है। जो उनके करीबी थे वो भी दूर हो गए, नीतीश कुमार जो उनके साथ थे वो भी छोड़ दिए साथ, तो बहुत सारे लोग साथ छोड़ते नजर आ रहे। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि 2000 चुनाव भले ही कोई जीते, लेकिन मोदी जी के लिए परेशानियां तो जरूर है। एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, यूपी में बीजेपी को झटका लगना कितना बड़ा नुकसान इन्हें दिल्ली में होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर यूपी में झटका लगता है तो मुझे लगता है दिल्ली में भी झटका लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही खुलता है, और इसीलिए तो पूरी ताकत लगा देते हैं। आज दिल्ली में भी रोड शो कर रहे हैं फिर मोदी साहब, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद यूपी में ही सारा दमखम लगाएंगे। अमित शाह जी को भेज दिया गया, जेपी नड्डा को भेज दिया गया। उनको पता है कि अगर हम यूपी नहीं जीतेंगे फिर दिल्ली जीतना तो मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश, देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। तो अगर दिल्ली हार जाते हैं तो फिर मुझे लगता है, माफ़ कीजिए, यूपी हार जाते हैं तो दिल्ली हारना बहुत ही आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को बड़ा समर्थन मिल रहा है, विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है, और आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें हो रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव की हो या फिर इस साल के 3 राज्यों के चुनाव की हो। आगे और क्या अपडेट रहेगा इस पर लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।